डियर व्यूअर अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ पीडियाट्रिक क्लाइंट पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास हेल्थ असेसमेंट का एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम छोटे बच्चों की असेसमेंट किस तरह करते हैं, किस तरह हम उनकी एग्जामिनेशन करते हैं, और इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं तो उनको भी हम मेंशन करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है, पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के पार्ट सेकंड को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम इस यूनिट को। तो इस यूनिट के आउटलाइन हमारे पास हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि हमने पीड्स के डिफरेंट सिस्टम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने हैं, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो हैं वो छोटे बच्चों की एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। छोटे बच्चे ना सिर्फ साइज में बड़ों से छोटे होते हैं, बल्कि उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी डिफरेंट होती हैं, जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड हमारे पास है कि सब्जेक्टिव डेटा, कि हमने किस तरह छोटे बच्चों की हिस्ट्री लेनी है, कि अगर बच्चा इस एज का है कि वो खुद से बता सकता है तो हम उससे भी पूछेंगे, अगर बच्चा खुद से नहीं बता सकता तो हमने उनके पेरेंट्स से हिस्ट्री लेनी है बच्चे के डिजीज के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, उसके लाइफ के बारे में। थर्ड हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव डेटा, फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है कि हमने किस तरह बच्चे की हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। और एंड हमारे पास है लास्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा तो वो होंगे एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, कि असेसमेंट के दौरान वो कौन कौन से इशू जो हमारे पास आ जाते हैं तो वो कौन से हैं, कौन से प्रॉब्लम जो है वो हम असेसमेंट में आइडेंटिफाई करते हैं अगर छोटे बच्चे को वो प्रॉब्लम होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हाफ ऑब्जेक्टिव हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, हाफ ऑब्जेक्टिव हमने इस यूनिट के पार्ट सेकंड में कवर किया है, तो वहीं से आप फिर देख सकते हैं। तो अब हमारे पास है एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन की एनाटॉमी, उनके बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शन कौन कौन से हैं। चिल्ड्रन एंड इन्फेंट आर नॉट ओनली स्मॉलर देन एडल्ट बट आल्सो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फिजियोलॉजी। देखो क्या है कि छोटे बच्चे जो होते हैं या इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट उस एज के बच्चों को कहते हैं जिनकी एज 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक होते हैं। तो इस एज की जो हमारे पास बच्चे होते हैं तो वो बड़ों से सिर्फ साइज में छोटे नहीं होते, बल्कि उनकी एनाटॉमी भी डिफरेंट होती है, उनकी फिजियोलॉजी भी डिफरेंट होती है, जो आगे आने वाले स्लाइड में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्या है, नॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक एनाटॉमी and physiologic difference will aid in recognizing normal variation found during the फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो, अगर कोई भी बंदा चाहता है कि मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, मैंने बच्चे की असेसमेंट करनी है, तो सबसे पहले उसको बच्चे की नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए। जब उसको नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन का पता होगा, तब ही वो फाइंड आउट करेगा कि आया इस बच्चे में प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके बाद इट आल्सो असिस्ट with understanding the different physiologic response children have to illness and injury। क्या है कि हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी इलनेस की तरफ और इंजरी की तरफ जो रिस्पांस होता है तो वो एडल्ट के मुकाबले में डिफरेंट होता है। तो जब हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पता चलता है तो इससे हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि ये बच्चा इलनेस या किसी भी इंजरी या किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह फेस करेगा। अब ये स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्लाइड में ये दिया गया है कि नॉर्मल जो हमारे पास बच्चे होते हैं तो उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किस तरह डिफरेंट होती हैं। तो एक एक करके हम अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि बॉडी सरफेस एरिया लार्ज फॉर वेट मेकिंग इन्फेंट ससेप्टेबल टू हाइपोथर्मिया। हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। वो रीज़न ये होता है कि जो उनका वेट होता है वो तो होता है कम उनकी साइज़ की वजह से, लेकिन उनका जो स्किन का एरिया है वो वेट के लिहाज से इंतहाई ज़्यादा होता है, जिससे हीट लॉस भी ज़्यादा होता है। लिहाजा छोटे बच्चों को हाइपोथर्मिया की तरफ वो ससेप्टेबल होते हैं। सेकेंड बात क्या है, एंटीरियर फॉन्टिनेली एंड ओपन सूचर पल्पेबल अप टू अबाउट 18 मंथ
पोस्टीरियर फॉन्टेनली क्लोजेज बिटवीन 2 to 3 months। क्या होता है कि छोटे बच्चों का जो स्कल होता है, जो इस यूनिट के सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन भी किया है कि जो उनका स्कल होता है तो उसमें स्पेस से बने होते हैं। यहाँ पे अक्सर हमने छोटे बच्चों का देखा होता है, यहाँ पे वो उसकी जो है वो हिलता है, तो वो स्पेस बने होते हैं, उसमें एम्प्टी स्पेस जो है वो होता है जिसको फॉन्टेनली कहते हैं। तो वो स्पेस एज के साथ बच्चे के ब्रेन के साइज को बढ़ने देता है, क्योंकि बच्चे की जो साइज होती है ब्रेन की तो वो तो एज के साथ बढ़ती हैं। तो वो अल्लाह ने क्या किया है कि वो स्पेस छोड़े हैं, तो वो स्पेस जो है वो ब्रेन को एक स्पेस देता है कि उसकी साइज बढ़ जाती है। फिर एक एज तक जब ब्रेन की साइज का बढ़ना खत्म हो जाता है तो फिर वो फॉन्टेनली जो है वो फिर आपके पास क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। तो नॉर्मल बच्चे के फॉन्टेनली होती हैं, उसके स्कल में डिफरेंट जगह होते हैं जो खाली होते हैं, जहाँ पे बोन अभी बना नहीं होता, तो उसको भी हम पल्पेट कर सकते हैं। इसके बाद टंग लार्ज रिलेटिव टू स्मॉल नेजल एंड ओरल ईयरवे पैसेज, चूंकि उसका ईयरवे और ओरल पैकेज जो हमारे पास पैसेज होता है माउथ, वो इंतहाई छोटे होते हैं, लेकिन उसका टंग उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ा होता है, ये नॉर्मल होता है। इसके बाद शॉर्ट नैरो ट्रेकिया इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर मेक दम ससेप्टेबल टू फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि छोटे बच्चों का जो ट्रेकिया होता है वो इंतहाई तंग होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी उसकी उस ट्रेकिया में फंस सकता है या वो उसको इजीली थ्रोट इन्फेक्शन, ट्रेकिया इन्फेक्शन छोटे बच्चों को होते हैं। Until late school age and adolescence, cardiac output is rate dependent, not stroke volume dependent, making heart rate more rapid। छोटे बच्चों की जो हार्ट बीट होती है वो इंतहाई तेज होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है वो रेट डिपेंडेंट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम पे वो डिपेंड नहीं करता। कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं कि 1 मिनट में आपका हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उस 1 मिनट वाले ब्लड को क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम के 1 बीट में जो वो पंप करता है ब्लड को, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो छोटे बच्चों का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो टोटली डिपेंड करता है हार्ट रेट पे, और वो इंडिपेंडेंट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के। इसकी वजह से उनका जो हार्ट रेट होता है वो रैपिड होता है। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद एब्डामन ऑफर पुअर प्रोटेक्शन फॉर द लिवर एंड स्प्लीन मेकिंग दम ससेप्टेबल टू ट्रामा। क्या होता है कि छोटे बच्चों का जो एब्डामन वाल होता है वो काफ़ी वीक होता है, तो इस वजह से जो उसके इंटरनल आर्गन हैं, जो लिवर हैं, जो पेनक्रियाज हैं, तो वो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं होते। इसके बाद until 12 to 18 month of age, kidney do not concentrate urine effectively and do not exert optimal control over electrolyte secretion and absorption। तो जिस तरह हम पढ़ते हैं किडनी के फंक्शन को, तो किडनी हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स को बैलेंस रखता है, लेकिन छोटे बच्चों की चूंकि किडनी इतनी मैच्योर नहीं होती, किडनी इतनी एडल्ट नहीं होती, तो उनकी किडनी जो है अभी से वो पूरी फंक्शनल नहीं होती, जिसकी वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अक्सर बच्चों का आता रहता है, जो कि नॉर्मल होता है। इसके बाद हमारे पास है कि ऑल ब्रेन सेल प्रेजेंट एट बर्थ, माइलिनाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ नर्व फाइबर आकर ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। क्या होता है कि उनके जो ब्रेन नर्व्स होते हैं उनकी माइलिनाइजेशन, उन पे माइलिन शीट बनती है और उनकी डेवलपमेंट होती है नर्व फाइबर भी। इसके बाद हेड प्रोपोर्शनलिटी लार्जर मेकिंग चाइल्ड ससेप्टेबल टू हेड इंजरी। छोटे बच्चों में हेड इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एज जो उनके बॉडी साइज है उसके लिहाज से उसका हेड काफ़ी बड़ा होता है। अब अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो बॉडी के प्रोपोर्शन से हमारा हेड काफ़ी छोटा है, लेकिन चूंकि छोटे बच्चों का हेड जो होता है वो उनका जो बॉडी होती है उनका शेप साइज तो होता है छोटा, तो उसके बॉडी के मुकाबले में उनके जो हेड साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है। लिहाजा बच्चों इंतहाई ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको हेड इंजरी हो। इसके बाद हायर मेटाबॉलिक रेट, हायर ऑक्सीजन नीड, हायर कैलोरी नीड। बच्चों का मेटाबॉलिक रेट भी हायर होता है, ऑक्सीजन नीड भी हाई होती है और एनर्जी नीड भी उनकी हाई होती है। क्यों? क्योंकि उनमें डेवलपमेंट होती है, उनके बोन वगैरह में ग्रोथ आता है, तो उनको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके बाद अंटिल प्यूबर्टी
percentage of cartilage in rib is higher, making them more flexible and compliant। क्या होता है कि बच्चों की जो रिब्स होते हैं उसमें कार्टिलेज इंतहाई ज़्यादा होता है, सही है, जिसकी वजह से उनके रिब्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। Until about 10 years, there is faster respiratory rate, fewer and smaller alveoli and less lung volume। टाइडल वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू वेट 7 to 10 ml पर kg। क्या होता है कि चूंकि बच्चे की लंग्स अभी सही से नहीं बने होते, उसके एल्वेलाई छोटे होते हैं, लिहाजा बच्चे का क्या होता है, उसका रिस्पायरेटरी रेट इंतहाई ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास गैसियस एक्सचेंज हो। और बच्चे का जो है वो जो 10 साल से कम होते हैं तो उनका जो टाइडल वॉल्यूम है वो 7 से लेके 10 ml पर kg होता है वेट के लिहाज से। तो ये भी आप MCQs के लिए याद रख लें। इसके बाद up to about 4 to 5 years, diaphragm is primary breathing muscles, carbon dioxide is not effectively expired when child is distressed, making child susceptible to metabolic acidosis। क्या होता है कि 4 से लेके 5 साल तक जो हमारे पास बच्चे होते हैं तो उनका डायफ्राम अभी सही से डेवलप नहीं हुआ होता, और डायफ्राम क्या करते हैं, वो एज अ प्राइमरी ब्रीथिंग मसल काम करता है। जब बच्चे को डिस्ट्रेस होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सपेल नहीं कर सकता, वो उसको बाहर नहीं निकाल सकता, जिसकी वजह से बच्चों को क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस उनका काज हो जाता है। इसके बाद अंटिल प्यूबर्टी बोन आर सॉफ्ट। एक तो ये तो सिंपल सी बात है कि जब बच्चा होता है तो उसके बोन हड्डियां वगैरह काफ़ी नरम होती हैं, काफ़ी कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से उसके हड्डियों में क्या होते हैं, उसमें फ्रैक्चर्स इजीली आ जाते हैं, उनकी हड्डियां इजीली बेंट हो जाती हैं। मसल लेग टोन power and coordination during infancy, muscle are 25% of weight in infant versus 40% in adult। क्या होता है कि एडल्ट में हमारे पास हमारी पूरी बॉडी में 40% मसल्स हैं, लेकिन छोटे बच्चों के पूरे बॉडी में 25% सिर्फ मसल है। तो उनकी जो मसल होती है उनकी डेवलपमेंट काफ़ी वीक होती है, उसके डेवलप मसल जो है वो डेवलप नहीं होते। तो फिर क्या होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास मस्कुलर ये चीज़ें उनमें नहीं आ सकती, मतलब मसल पावर हो गया, चीज़ों को सही से उठाना, मसल्स हाथों पाँव वगैरह में कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें उनमें काफ़ी वीक होती हैं। इसके बाद ब्लड वॉल्यूम इज़ वेट डिपेंडेंट 80 ml पर kg। ब्लड वॉल्यूम उनका वेट डिपेंडेंट है, मतलब kg के हिसाब से उनका ब्लड वॉल्यूम होता है, और 1 kg 80 ml ब्लड होता है 1 kg। तो उनकी वेट जितनी होगी उसके मुताबिक आप फिर उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थी छोटे बच्चे की। तो इसके बाद अगर हम तेजी के साथ जब पढ़ेंगे तो फिर उनका समझना हमारे लिए इजी होगा। Many technique for assessment physical finding and abnormality in young patient differ as well। क्या होते हैं कि छोटे बच्चों में जो फिजिकल एग्जामिनेशन के टेक्निक होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, तो वो एडल्ट से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। चिल्ड्रन डिस्प्ले ग्रेट वेरिएशन इन फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट कंपेयर विद एडल्ट। छोटे बच्चों में जो डेवलपमेंट होती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, तो इनमें वेरिएशन काफ़ी चेंज होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट, क्योंकि बच्चों में इंतहाई ज़्यादा स्पीड के साथ उनके साइज में भी इंक्रीज आता है, उनके पावर में भी इंक्रीज आता है। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमारे पास वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो पीडियाट्रिक असेसमेंट में हमारे पास होने चाहिए। एक तो कंप्लीट हेड टू टो असेसमेंट विद इन दी फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्थ, कि जब हमारे पास बच्चे की बर्थ जैसी होती है विद इन 24 आवर हमने बच्चे की हेड टू टो असेसमेंट करनी है, सर से लेके पांव तक हमने उसको असेस करना है कि कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड, एक्सपोज बॉडी पार्ट एज नेसेसरी। क्या होता है कि हमने इससे पहले पढ़ा कि बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हमने नीड के मुताबिक उसके बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करना है, और हमारे पास इन्वायरमेंट भी गर्म होना चाहिए। इस तरह आप लोगों ने नोट किया होगा कि नर्सरीज और जो पीडियाट्रिक वार्ड हैं उनको अक्सर गर्म रखा जाता है। वो क्यों? वो इसलिए कि छोटे बच्चे जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कोल्ड की तरफ। से थर्ड हमारे पास क्या है, एग्जामिन दी सर्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम व्हेन बेबी इज नॉट क्राइंग। अगर छोटे बच्चे ने पैदा होते ही क्राई नहीं किया हो तो हमने उनका सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी सिस्टम चेक करने, क्योंकि उनमें फिर ऑक्सीजनेशन इन चीज़ों का इशू होता है। जब बच्चा क्राई करता है तो उसके लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं और ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, लेकिन अगर
क्राई नहीं करता तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें एक को बर्थ एस्पेक्सिया भी कहते हैं। वो ये कंडीशन है कि जब बच्चा जो है वो क्या होता है, वो टाइम पे क्राई नहीं कर देता, तो उस वजह से फिर उसके ब्रेन को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता और उसकी वजह से उसके ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसके बाद ऑल इंट्रूसिव प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म लास्ट, वो प्रोसीजर जो बच्चे को इरिटेट करते हैं जिससे बच्चा क्राई करता है, तो उसको हमने एंड में यूज़ करने हैं, उसको अप्लाई करने हैं। असेसमेंट शुड बी डन इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स की मौजूदगी में हमने असेसमेंट करनी है, क्योंकि छोटे बच्चे के असेसमेंट में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उसके पेरेंट्स से पूछते हैं, तो उसके पेरेंट्स का वहाँ पे मौजूद होना लाजमी है। इसके बाद प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के दौरान प्रॉपर पोजीशन हमने बच्चे की रखनी है। अच्छी बात यह है कि वो अपनी माँ के गोद में हो और हम उसकी एग्जामिनेशन करें या मदर उसके साथ हो। गो फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, ये तो सिंपल सी बात है कि हम सिंपल प्रॉब्लम से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ हमने जाना है। तो ये वो तमाम प्रिंसिपल हैं जो पीडियाट्रिक असेसमेंट में हमारे पास होने चाहिए। MCQs के लिए इन प्रिंसिपल्स को आपने याद करना है। अब हमारे पास है हिस्ट्री, वेरिएशंस फ्रॉम एडल्ट। हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं जो कि एडल्ट से डिफरेंट होती है। प्री नेटल एंड बर्थ हिस्ट्री हम लेते हैं, इसके बाद डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेते हैं, सोशल हिस्ट्री लेते हैं और इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री लेते हैं। तो एक एक करके अभी हमने एक्सप्लेन करना है। तो बर्थ हिस्ट्री में हम क्या पूछेंगे, सबसे पहले हम प्री नेटल पूछेंगे। प्री नेटल कहते हैं बिफोर बर्थ, कि बच्चे की पैदाइश से पहले हम पूछेंगे कि मदर की एज क्या है, मदर का हेल्थ स्टेटस क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कोई इश्यू तो नहीं थी, मदर की केयर होती थी या नहीं होती, मदर को डाइट सही से मिलता था या नहीं मिलता था, मदर ने वेट गेन किया है या नहीं किया है। इसके बाद उसको कोई इलनेस तो नहीं थी, मदर की कोई एक्सरे वगैरह तो नहीं हुई एब्डामेन वगैरह या चेस्ट वगैरह की, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा असर होता है बच्चे पे। इसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल के बारे में हम पूछते हैं जो डिलीवरी के दौरान, तो डिलीवरी के दौरान हम पूछेंगे कि डिलीवरी कहाँ पे हुई, हॉस्पिटल में हुई, घर में हुई या कोई बर्थ सेंटर में हुई। इसके बाद लेबर टाइम कितना था, डिलीवरी को कितना टाइम लगा, कितने टाइम में बेबी डिलीवर हुआ। इसके बाद डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी या सी सेक्शन के थ्रू हुई थी या कोई फोर्सेप यूज़ किया गया था या सक्शनिंग वगैरह यूज़ की गई थी। इसके बाद बच्चे की हम पोजीशन देखेंगे कि उसकी पोजीशन सेफेलिक है या वो ब्रीच पोजीशन है। ब्रीच पोजीशन ये कि उसकी टांगें नीचे की तरफ हो और सेफेलिक पोजीशन ये कि उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ हो। इसके बाद हम पूछेंगे कि गेस्टेशन एट बर्थ सिंगल और मल्टीपल बर्थ, कि बच्चे कितने पैदा हुए, 2 पैदा हुए, 3 पैदा हुए, एक साथ जुड़वा पैदा हुए, तो इनका हमने क्या करना है, उससे पूछना है। और ये बर्थ की हिस्ट्री हमारे पास, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज में ये चीज़ें आएंगी। इसके बाद कंडीशन ऑफ बेबी का हम पूछेंगे, बेबी ने वेट इसका क्या था जब उसकी पैदाइश हुई। उसके बाद एपगार स्कोर उसका मेजर हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद बच्चा ने डायरेक्टली उसने वो क्राई किया था या नहीं किया था, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो नहीं थी बच्चे को। पैदाइश के बाद इसको नर्सरी में रखा गया तो कितने दिन तक रखा, वहाँ पे उसको सक्शनिंग की ज़रूरत होती थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत तो नहीं होती थी, या उसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है क्या होते थे कि एनी एबनॉर्मल डिटेक्टेड मिकोनियम स्टेनिंग, तो कोई एबनॉर्मलिटी तो उसमें नहीं थी, या मिकोनियम जो फर्स्ट टूल होता है बच्चे का उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन चीज़ों का हमने उससे पूछना है। ये हमारे पास एबगार स्कोर है, जो बच्चा पैदा हो जाता है तो डायरेक्टली उसका एबगार स्कोर चेक किया जाता है। ए अपीयरेंस को कहते हैं, पीपल्स को, जी ग्रामस को जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन होता है, एक्टिविटी को, और रिस्पायरेशन को। तो हम यहाँ पे उसको फिर स्कोर देते हैं। तो इसको आप नेट से चेक कर सकते हैं कि एबगार स्कोर हम 2 कब देंगे, 1 कब देंगे, 0 कब देंगे, ये आप लोगों को, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। सही है। एबगार स्कोर के बारे में बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से फिर आप देख सकते हैं।
इसके बाद हम हिस्ट्री लेते हैं पोस्ट नेटल की, कि जब हमारे पास बच्चा पैदा हुआ तो आया उसको खुराक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बच्चे को जैंडिस तो नहीं था, स्किन पे कोई रेशिस तो नहीं थे, बच्चे को बुखार तो नहीं था, साइनोस तो बच्चा नहीं था, ब्रेस्ट फीड कर सकता है नहीं कर सकता, बॉटल फीड करता है तो कितने अमाउंट में वो दूध पीता है दिन में। इसके बाद क्या है कि हॉस्पिटल में एडमिट था या नहीं एडमिट था तो कौन से प्रॉब्लम में एडमिट था। तो ये हम पोस्ट नेटल हिस्ट्री पूछते हैं पेरेंट्स से बच्चे के बारे में। इसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंटल हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में हम क्या पूछते हैं, इसमें ऐसा होता है कि जब हमारे पास बच्चा बढ़ता है तो उसने अपने टाइम पे बैठना स्टार्ट किया था, बोलना स्टार्ट किया था, चलना स्टार्ट किया था, चीज़ों को सीख सकता था, अपने मदर फादर का नेम ले सकता था। तो ये हमारे पास क्या है, ये उसकी डेवलपमेंट है। तो इसके बारे में हम पूछेंगे उसके पेरेंट्स से कि बच्चा जो है उसने किस एज में चलना स्टार्ट किया था, किस एज में उसने बैठना स्टार्ट किया था। तो हम डेवलपमेंटल हिस्ट्री में इस चीज़ के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एज एट स्कूल milestone were achieved and age at which milestone were achieved and current developmental abilities: smiling, rolling, sitting alone, crawling, walking, running, first word, Tyler, training, riding, etc. तो हम इन चीज़ों का पूछते हैं कि आया ये तमाम चीज़ें टाइम पे की थी या नहीं हुआ था। इसके बाद स्कूल प्रेजेंट ग्रेड, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इंटरेक्शन विद पीर, क्या होता है कि वो स्कूल में जाता है नहीं जाता, उसको स्कूल में क्या है लायक है नहीं लायक, चीज़ों की समझ आती है या नहीं आती। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बच्चे का बताते हैं। इसके बाद बिहेवियर का हम पूछेंगे कि वो बेड वेटिंग तो नहीं करता, रात को जो है बिस्तर पे पेशाब तो नहीं करता, थम सकिंग तो वो नहीं करता, इसके बाद रात को कोई डरावने ख्वाब वगैरह तो नहीं आते। तो ये हम डेवलपमेंटल हिस्ट्री में पूछेंगे बच्चे के बारे में उनके पेरेंट्स से। अब ये स्लाइड भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने खुद पढ़ना है कि हमारे पास कुछ डिजीज हेरिडिटी होती हैं, कुछ फैमिली की वजह से होती हैं, फैमिली में रन करती हैं, तो उनका फिर हमने पूछना है। इन्फेक्शियस डिजीज, टीबी, HIV, हेपेटाइटिस, ये चीज़ें तो बच्चे को नहीं है, तो सबले बच्चे को भी हम असेस करेंगे, उसके पेरेंट्स से भी हम पूछेंगे। इसके बाद हार्ट डिजीज़ का पूछेंगे कि ख़ानदानी कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, हार्ट डिफेक्ट तो नहीं है, या कहें कि माइकार्डियल इन्फाक्शन तो नहीं है, इस तरह कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, उसका भी हम पूछेंगे। एलर्जिक डिसऑर्डर का पूछेंगे कि फैमिली मेम्बर में जब फैमिली में कोई जेनेटिकली एलर्जी वगैरह होती है तो फिर वो बच्चों में भी वो उस तरह की एलर्जी हो सकती है। आई डिसऑर्डर, ईयर डिसऑर्डर, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर, तो ये वो तमाम डिसऑर्डर हैं जो हेरिडिटी हो सकते हैं, और इन तमाम डिसऑर्डर को हमने एसेस करना है, हमने एग्जामिन करना है। सही है, तो इस स्लाइड को आप एमसीक्यूज के लिए पढ़ ले, क्योंकि इस स्लाइड में कहाँ से भी वो एमसीक्यूज लेकर आ सकता है। इसके बाद अब हमारे पास है सोशल हिस्ट्री। तो सोशल हिस्ट्री में हम देखेंगे लिविंग सिचुएशन एंड कंडीशन, बच्चे की किस तरह जो है किस सोसाइटी में बच्चे की परवरिश हुई, मदर के साथ, फादर के साथ या दोनों के साथ, डे केयर, सेफ्टी इशू वगैरह तो नहीं होते थे। कंपोजिशन ऑफ फैमिली हम पूछेंगे, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट क्या है, अगर मदर कोई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है, कहीं एक्सरे वगैरह की जगह पे है, तो हो सकता है कि उस एक्सरे रेडिएशन की वजह से उसके बच्चे में कोई म्यूटेशन आई हो। इस तरह फादर भी अगर एटॉमिक वगैरह एनर्जी में है या कोई इस तरह का जॉब है जिसकी वजह से उसका बच्चा इफेक्ट हो सकता है, तो ऑक्यूपेशन का भी हमने उससे पूछना है, उसके पेरेंट ऑक्यूपेशन का। और इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे कि जब पैदा हुआ तो तब TB वैक्सीन दी गई या नहीं, BCG। तो उसके बाद हम ये पूछेंगे कि 6 वीक में हम क्या लगते हैं, डिप्थीरिया, परटोसिस, टेटिनस वैक्सीन, HBV वायरस, पोलियो वैक्सीन दिया जाता है और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस दिया जाता है। इसके बाद 10 वीक में फिर यही वैक्सीन को रिपीट किया जाता है। 14 वीक्स में फिर यही वैक्सीन की 3rd डोज लगाई जाती है। जब 9 महीनों का बच्चा हो जाता है तो उसको मीजल की वैक्सीन लगाते हैं। 2nd ईयर ऑफ लाइफ, जब दूसरा साल स्टार्ट हो जाता है तो उसको 2nd जो है वैक्सीन लगाते हैं। तो ये वैक्सीनेशन हिस्ट्री है जो हमने बच्चे की उनके पेरेंट्स से पूछनी है कि आया बच्चे को वैक्सीन लगे थे या नहीं लगे थे।
इसके बाद हम फीडिंग हिस्ट्री पूछेंगे कि आया बच्चा ब्रेस्ट फीड ले सकता है या नहीं ले सकता, सकिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, दिन में कितना दूध पीता है, कितना कौन सा फार्मूला यूज़ करता है, कितनी दफ़ा वो फार्मूला यूज़ करता है। फार्मूला क्या है? ये हमारे पास ये डब्बों वगैरह वाले बॉक्स वाले दूध होता है जो जिसमें हमारे पास क्या है, जिस तरह BF3 आ गया, हमारे पास मोरिनागो के नाम से आ गया, सिरलैक वगैरह के नाम से भी आते हैं ये फूड वगैरह। तो इन चीज़ों का हमने पूछना है। इसके बाद सॉलिड, व्हेन इंट्रोड्यूस प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक टाइप। सॉलिड वो चीज़ें कौन सी, बिस्कुट वगैरह चीज़ें ले सकता है नहीं ले सकता, अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हमने ये चीज़ें उसके पेरेंट से पूछनी है, फीडिंग हिस्ट्री। अब यहाँ पे देखें कि वेरिएशन फ्रॉम एडल्ट, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो बच्चों की जो हमारे पास क्या होती है, उनकी हिस्ट्री वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है एडल्ट से। क्या होता है कि पेरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम, चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 4 ईयर में बी एबल टू प्रोवाइड सम ऑफ देयर ओन हिस्ट्री। क्या होता है कि जो हमारे पास बच्चे 4 साल से बड़े होते तो वो थोड़ा बहुत अपने आप के बारे में बता देते कि जी मुझे बुखार है, मुझे यहाँ पे पेन है, वहाँ पे पेन है। लेकिन इससे छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनकी जो क्या है कि उनके बच्चे के साइन एंड सिम्टम उसके पेरेंट्स से पूछे जाते हैं। इसके बाद adjust wording of question, when did your first notice Johnny was limping instead of what did Johnny hip pain start। क्या होता है कि इसमें हम डेवलपमेंट के बारे में पूछते हैं कि आया आपके बच्चे की ये डेवलपमेंट अपने टाइम पे हुई या नहीं हुई। इसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, अब पेरेंट और चाइल्ड के इंटरेक्शन को भी ऑब्जर्व करना है। कभी कभार हमारे पास ऐसा होता है कि बच्चा सिर्फ माँ के पास होता है या बच्चा बाप के साथ होता है या दोनों के साथ होते हैं या दोनों के साथ होता भी नहीं है। तो हम सबसे पहले इंटरेक्शन चेक करते हैं कि आया बच्चा अपने फादर के साथ इंटरेक्टिव है या नहीं है। अगर इंटरेक्टिव है तो वो अपने डिजीज़ के बारे में अपने माँ बाप को अच्छी तरीके के साथ कह सकेगा। क्वालिटी ऑफ रिलेशन, इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चों में जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी क्वालिटी पर हम चेक करते हैं। इसके बाद पेरेंटल बिहेवियर और इमोशन आर इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स की जो बिहेवियर होते हैं, जो इमोशन, वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आया ये पेरेंट इस बच्चे की सही से परवरिश कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। और इसके बाद जो असेसमेंट है, तो असेसमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जनरली हमारे पास ग्रोथ पैटर्न होता है, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस भी हम चेक करते हैं, एबिलिटी टू कीप अप विद अदर चिल्ड्रन, और बच्चों के साथ वो किस तरह खेलता है नहीं खेलता, फीडिंग लेता है नहीं लेता। स्किन और लिम्फ हम चेक करेंगे कि लिम्फेडेनोपैथी तो कोई नहीं है, लिम्फ ग्लैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किन में कोई रैशेस वगैरह तो नहीं है, हेयर और नेल भी हम चेक करेंगे बच्चे का। तो ये स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप वर्ड बाय वर्ड याद कर ले, जिसमें से कोई भी क्वेश्चन वो आपके पास लेकर आ सकते हैं। हम छोटे बच्चों की ईयर्स वगैरह भी देखते हैं, आइज़ भी देखते हैं, उनकी विजन प्रॉब्लम तो नहीं है, ग्लासेस वगैरह यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, आया उनकी नज़र सही है या नहीं सही। इसके बाद हम नोज साइनोसिस देखते हैं, ईयर देखते हैं, ईयर इन्फेक्शन तो नहीं है, माउथ या थ्रोट इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्रीथिंग किस तरह लेता है, स्वाल्विंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके जितने भी तमाम फंक्शन हैं, जो जितने भी तमाम बॉडी के सिस्टम्स हैं, तो हम उन तमाम की क्या करते हैं, उनके हम फंक्शन चेक करते हैं। तो इसमें हर एक को आपने डीपली स्टडी करना है कि आई में हम क्या देखते हैं, हेयर्स में, लिम्फ में, स्किन में, तो इस एक एक को आपने डीपली स्टडी करना है। यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इसमें एज सच मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको हर एक चीज़ इसमें याद होनी चाहिए। और लास्टली क्या है कि जो उसका कार्डियक या हेमेटोलॉजिक जो वो भी हमने चेक करने हैं, कार्डियक आया हाइपरटेंशन का मरीज तो नहीं है, साइनोसिस वगैरह तो बच्चे को नहीं होती, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट तो नहीं है, कहाँ पे क्या है, स्टेनोसिस वगैरह तो नहीं हुई। चेस्ट एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम भी हम चेक करेंगे कि वो ब्रीथिंग सही से लेता है, चोकिंग एपिसोड तो नहीं आती, वेजिंग या साइनोसिस तो बच्चे को नहीं होती। इसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हम बाउल मूवमेंट चेक करेंगे, बच्चे को डायरिया तो नहीं है, बच्चे को कंस्टिपेशन तो नहीं है, बच्चे को एब्डोमिनल पेन वगैरह तो नहीं है, बच्चे की फीसिस में, स्टूल में ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें हम चेक करेंगे। इसके बाद रिप्रोडक्टिव में
फीमेल है तो हम मेंसेस चेक करेंगे कि आया 14 साल या इसके बाद उसमें मेंसेस आते नहीं आते, मेंसेस है तो वो रेगुलर है या रेगुलर नहीं है। मेल में हम सेक्सुअल एक्टिविटी चेक करेंगे, उसके पीनस की एरेक्शन वगैरह वो नॉर्मल होती या नहीं होती, उसका जो डिस्चार्ज होता है तो वो नॉर्मल है या पेनफुल है। मस्कोस्केलेटल भी हम चेक करते हैं, न्यूरोलॉजिकल भी चेक करते हैं, आया उसका ब्रेन और हेड इंजरी तो बच्चे को नहीं हुई, ब्रेन वो सही से सुन सकता है, सही चीज़ों को जान सकता है, चीज़ों की तरफ जो है वो एक्टिवली देख सकता है या नहीं देख सकता, तो ये तमाम चीज़ें हम बच्चे की चेक करते हैं। तो ये प्रीवियस स्लाइड और ये स्लाइड, इसको आप डीपली स्टडी करें। हर एक फंक्शन में, हर एक सिस्टम में हम जो जो चीज़ चेक करते हैं ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। इस यूनिट का सेकंड पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू।